हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 13 साइंस का, जो कि है साउंड। ओके, अब साउंड बेसिकली होता क्या है? जब आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में जब आप कोई किसी से सुनते हो तो यही होता है कि कोई आवाज़। ओके, अब वो साउंड आपके मुंह से भी निकली हुई हो सकती है, और या हारमोनियम या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आप सुनते हो या कोई सॉन्ग सुनते हो, उधर से जब भी आपको कुछ भी ऐसे आवाज़ जो सुनाई देती है किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिदमेटिक फॉर्म में, कैसे भी, उसी को आप साउंड बोलते हो। ओके, अब हम इस चैप्टर में सिर्फ साउंड आवाज़ होती है, कैसे आती है, कैसे आप तक आवाज़ पहुंच रही है, कैसे आप आवाज़ निकाल पा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वाइब्रेशन होता क्या है? एक कोई पार्टिकल है, ओके, वो जब बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, ठीक है, तब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। A hard bump located at the upper end of the windpipe produce sound in human known as the voice box or larynx. larynx या voice box आपने कभी ना कभी सुना होगा। ये आपका जो गला होता है उसके जस्ट ऊपर जो आपको हार्ड बम्प, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर एक हार्ड बम्प सा निकला हुआ दिखता है, ये विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है, जहां से आप साउंड प्रोड्यूस करते हो। इसको आप लैरिंग्स कहते हो या वॉइस बॉक्स। ये दिखता कुछ ऐसा है, जब हम इसको लार्ज करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। तो जब आप आवाज निकालते हो तब ये स्ट्रेच्ड होती हैं। ओके, इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम पैसेज फॉर द एयर। एंड इनके बीच में थोड़ा सा आप देख रहे हो जगह भी है, ये एयर के लिए, ताकि एयर पास कर जाए विंड पाइप में। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये जस्ट आपके विंड पाइप के ऊपर लोकेटेड होता है। जो हार्ड बम्प आपको दिखता है निकला हुआ, उसे कहते हैं। एंड वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स में दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये वोकल कॉर्ड जैसे जब आप साउंड निकालते हो ना, तब ये स्ट्रेच्ड होती हैं, ओके, ऊपर नीचे। एंड इनके बीच में एक छोटा सा पाथ भी आपको दिख रहा होगा, जो कि हवा के लिए छोड़ा गया है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इट कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ओके, साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, कुछ ना कुछ मीडियम उसको चाहिए ही। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम यानी कुछ भी ना प्रेजेंट हो, हवा भी ना, लिक्विड भी ना, कोई सॉलिड भी नहीं। ओके, अब जैसे क्या होता है, सन। अब आपको सन का जो लाइट है वो अर्थ तक आपको दिखता है, लेकिन सन पे हजारों ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हजारों ऐसे न्यूक्लियर। अभी आपने हिरोशिमा नागासाकी का आपको पता होगा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताई थी। वहां पर जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था, एटम बम फोड़ा गया था, तो उसका जो आवाज था वो बहुत दूर दूर तक आया था। लेकिन ऐसा ही सन पे भी होता है, हर एक सेकेंड, मतलब हजारों हाइड्रोजन बम जो है वहां पर फटते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक आवाज नहीं आती। हालांकि उसकी आवाज इतनी तेज होती है, बट आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि अर्थ और सन के बीच में कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है। तो इसलिए साउंड को हमने पढ़ा मीडियम चाहिए, बट वहां एज कोई मीडियम नहीं है, तो सन के जो न्यूक्लियर एक्शंस है उसकी साउंड हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। बट लाइट जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। अभी आप लाइट चैप्टर में पढ़ोगे तो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, इसलिए लाइट ट्रेवल करके आ जाती है। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। अब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है हम आवाज सुन पाते हैं। अभी हमने कैसे ऊपर पढ़ा कि हम कैसे साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, अब देखेंगे कैसे हम उसको परसीव कर पाते हैं। ईयर कुछ इस तरीके का होता है, जो इसका आउटर वाला हिस्सा होता है, ये हो गया आपका आउटर वाला हिस्सा। ये फनल के जैसे आपको दिख रहा होगा, एक आज फनल जिसमें साउंड जो है जाती है। व्हेन साउंड एंटर इट, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर ये ट्रेवल करती है कैनाल से, ये कैनाल आपको दिख रहा है, इधर से साउंड जाएगी एंड यहाँ पर एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर पहुंचेगी। थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसको आप ईयर ड्रम कहते हो। ये ड्रम जैसा दिख तो नहीं रहा, पर ठीक है, ये थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, जो कि जिसको आप ईयर ड्रम कहते हो। ईयर ड्रम का डेफिनेशन बहुत बच्चे पूछते, तो यही है कि व्हेन साउंड एंटर्स एंड ट्रेवल डाउन अ कैनाल एंड इट एट द एंड देयर इज थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। The eardrum senses the vibration of the sound.
जो भी वाइब्रेशन होता है उसको सेंस करता है, इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन तक सिग्नल जाता है एंड इसी प्रोसेस को हम हियरिंग कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ईयर ड्रम क्या होता है, बस यही था, ये पार्ट आपको जानने की जरूरत है, हो गया। एंड ये आपका इनर ईयर है, ये आपका मिडल ईयर था, ये आपका आउटर ईयर। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे फ्रीक्वेंसी, श्रिलनेस, एम्पलीट्यूड। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन एक सेकंड में जितने भी ऑसिलेशंस या जितने भी वाइब्रेशंस आपको सुने, उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, एंड इसका हर्ट्स का सिंबल आप देख लो, एच एंड स्मॉल जेड। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और द पिच ऑफ अ साउंड। अब फ्रीक्वेंसी से हमें पता क्या लगता है, मतलब हमें कैसे पता लगेगा क्या फ्रीक्वेंसी है? जो श्रिलनेस होती है आवाज़ में, या जो पिच होती है आपकी, कि जैसे बोलते हैं ना पिच बहुत हाई जा रही है, बहुत लो जा रही है। पिच इज लाइक आवाज़ पतली हो जाना या भारी हो जाना, ऐसा जो हम बोलते हैं कि जैसे मेल्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है, ओके, एंड फीमेल्स की बहुत ज़्यादा लो होती है, मतलब बहुत ही पतली आवाज़ होती है उनकी। तो ये सारी चीज़ फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड हमें फ्रीक्वेंसी से ही पता लगती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पार्टिकल है। अब दोनों फिगर आप देख रहे हो, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए में आप देख रहे हो कि ये जो वेव्स हैं ये कितना, ये देखो ये बस इतना ऊपर गई, लेकिन इसमें ये वेव इतना ज़्यादा ऊपर गई। तो ये जो मैक्सिमम एक्सटेंट हो रहा है ना, ये जो पार्टिकल जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा उसकी मीन पोजीशन से, उसकी मीन पोजीशन यहाँ है, पार्टिकल इस इधर है, ये इधर फर्स्ट वाले फिगर में सिर्फ इतना गया, लेकिन बी वाला जो फिगर है उसमें पार्टिकल इतना मूव हुआ, यानी इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंट तक वाइब्रेशन हुई बी फिगर में। तो इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये लाउडनेस जो होती है साउंड की, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब जैसे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट का होगा वाइब्रेशन तो बहुत तेज़ आवाज़ होगी, मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड अगर जो आपका आवाज़ धीरे होगा तो इसका मतलब जो मिनिमम एक्सटेंट हुआ है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। वही सेम चीज़ लिखी हुई, कुछ नया नहीं लिखा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी तेज़ आपकी आवाज़ होगी। फ्रीक्वेंसी में भी सेम लिखा है, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच होगी, एंड साउंड भी उतनी ही ज़्यादा श्रिल होगी। ओके, द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 20 हर्ट्स, एंड हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी 20 किलो हर्ट्स, cannot be detected by the human ear or inaudible। अब क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे होता है, मतलब जो वाइब्रेशन तब होती है वो या तो 20 से कम होगी या तो कभी कभी 20 से कम ही होगी, क्योंकि इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं ना वो पहले उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, पहले उस चीज़ को सुन लेते हैं हम ह्यूमन से पहले। क्योंकि हम ह्यूमंस में ये प्रॉब्लम है कि हम ह्यूमंस सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच की आवाज़ ही हमें ऑडिबल होती है, हम सुन सकते हैं। ओके, 20 हर्ट्ज से जो कम आवाज़ होती है हमको वो इनऑडिबल होती है, हम नहीं सुन पाते। तभी तो अर्थक्वेक वगैरह आता है तो एनिमल्स को ज़्यादा जल्दी पता लगता है। एंड 20 किलो हर्ट्ज से भी जो ज़्यादा साउंड होती है, जैसे लाउड स्पीकर्स हो गए, लाउड म्यूजिक सिस्टम हो गया, तो एक टाइम के बाद हमें हमारे कान ऐसे सुन से आवाज़ आने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर थोड़ी देर के बाद इनऑडिबल हो जाएंगे आपको अगर उनकी आवाज़ 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो। 10 फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, देखो यहाँ पर किलो लगा दिया ना, किलो हर्ट्ज, तो ये 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, पर अगर आपको हर्ट्ज में रखना है तो 20,000। अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड अ नॉइज। नॉइज आप सबको पता है क्या होती है, कि ऐसी अनप्लेजेंट साउंड जो आप सुनना नहीं चाहते हो, आपके ईयर्स को बहुत ही ज़्यादा खराब लगती है। म्यूजिकल साउंड इज अ वन विच इज़ प्लेजिंग टू द ईयर। म्यूजिकल साउंड आपको बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, अगर बहुत ज़्यादा शोर गुल्ला हो रहा है तो वो हमारे लिए नॉइस पोल्यूशन होता है। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर द, क्या होते हैं, जैसे आप घर में हो, आपको शांति का माहौल चाहिए, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, एक्सप्लोजन, क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे हैं, मशीन्स, लाउड स्पीकर, ये सब मेजर कॉज होते हैं नॉइस पोल्यूशन के।
टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो बहुत ही हाई वॉल्यूम पे, कुछ किचन के अप्लायंसेस भी होते हैं जैसे मिक्सर स्पेशली, ओके, डिजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर्स, जितने भी ये सब के सब नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ये सब याद रखना है। हार्म्स ऑफ, क्या क्या हार्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है नॉइज पोल्यूशन से एंड बहुत बुरी तरीके से उनको अफेक्ट करता है। उसको नींद नहीं आती, नींद तो वैसे कोई भी शोर कर रहा हो तो कुछ लोगों को होता है जो नींद आ जाती है कितने भी शोर में, पर लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है, और भी बहुत सारी हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं। लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली मे गेट टेम्प्रेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर के लिए अगर बहुत लाउड साउंड है तो आपके कान थोड़ी देर के लिए सुन हो जाए, एंड ये भी हो सकता है कि परमानेंटली आपकी हियरिंग लूज हो जाए, ठीक है, आप सुन ना पाओ परमानेंटली। ओके, ये बहुत कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है, बट प्रॉब्लम्स हैं जो नॉइज पोल्यूशन की वजह से होती है। अब हम क्या करें? अब जैसे जो साइलेंसिंग डिवाइस होता है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एयरक्राफ्ट इंजन या कोई भी किचन अप्लायंसेज है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, इंडस्ट्रियल मशीन्स है, साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल होगा तो थोड़ा कम नॉइज निकलेगा। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया सिटीज़ वगैरह से दूर इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, जो नॉइज़ बहुत ज़्यादा, जिन इंडस्ट्रीज़ में नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स बहुत कम कर देना चाहिए, फालतू का लोग बजाते रहते हैं हॉर्न्स। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट द लो वॉल्यूम्स, एंड ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स, रोड के आसपास ट्रीज प्लांट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बिल्डिंग्स जो ट्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।